बच्चों हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर आ गए थे। दो टेस्ट करवाए थे मैंने, दो तो करवाया था। एक तो करवाया था कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट और एक बताया था अल्टरनेट ऑफ कंपेरिजन टेस्ट। लेकिन जो मेन कंपेरिजन टेस्ट है वो ये है जो मैंने अब लिखा पे लिखा है, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। हम पहले पहले एक बार बात करें हम अपने पुराने वाले टेस्टों की जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात बताई थी हमने वहां पर कि अगर कभी कोई क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप का दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन और 1/x की पावर n के रूप में, लेकिन ध्यान रखना ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का ही होना चाहिए। फर्स्ट काइंड का मतलब लिमिट इनफाइनाइट ही होनी चाहिए और फंक्शन जो है बाउंडेड होना चाहिए। तभी तो कहा गया है लिमिट जीरो से बड़ी लो। अगर तुमने जीरो ले ली तो फंक्शन भी अनबाउंडेड हो जाएगी जीरो पर, तो इसलिए पहले ही मना कर दिया गया है। तो लोअर लिमिट जीरो से बड़ी लेके चलिए। और मैं ज्यादातर टेस्ट जितने भी लगाता हूँ ये फर्स्ट काइंड वाले, वो ये कोशिश करता हूँ कि लिमिट लोअर लिमिट जीरो ना हो, जीरो से बड़े पे लगाता हूँ मैं। अगर कहीं जीरो आ भी गई है तो मैं उसे दो जगह ब्रेक कर लूंगा। सही है, तो उससे क्या हो जाएगा, जब 0 to 1 मान लो या 1 to करोगे तो स्ट्रेस है तो पहले वाला प्रॉपर बन जाएगा। और जब वो प्रॉपर बन जाएगा तो प्रॉपर हमेशा ही कन्वर्जेंट होते हैं, उन्हें चेक करने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, बस दूर से कुछ चेक कर लेंगे हम। समझ में आ गई? जैसे तुम ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो तुम ऐसे भी क्यों तोड़ोगे जब तुम्हें पता है पहला प्रॉपर जाना ही है। बस चाहे यहाँ जीरो लिखा हो या ना लिखा हो तुम सीधा टेस्ट लगा दो। ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा हूं मैं, सीधा लगा दो। ठीक है, तुम्हें लिखना तो है ही नहीं वहां पर, तो जीरो देखो ना ना देखो कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा टेस्ट लगा दो, बस बात खत्म। टेस्ट लगता कैसे है, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो 100% ये कन्वर्जेंट जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब यहाँ x की पावर 1 से बड़ी होगी, x की पावर 3 होगी 4 होगी, तो ये कर्व जो है ना x के नजदीक होता जाएगा। नजदीक होने का मतलब ये y कम होता जाएगा। पर जब ये चीज जो है बढ़ेगी, x बढ़ेगा, तो 100% भाई पावर तुम बड़ी ले रहे हो ना यहाँ, तो एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो कर्व की वैल्यू क्या होगी, वो घटती जाएगी, तो कर्व ऐसा डिक्रीज होता जाएगा। और तुमसे एरिया पूछा गया यहां से यहां तक का, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का, तो ये एरिया एक निश्चित एरिया हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट पहुंच जाएगा। छोटे इस बात को, सिंपल है, तुम्हें क्या रखना, एन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, और एन की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट, बस इतना सा होता है। जैसे क्वेश्चन किसने पूछा 1 to इन्फिनिटी और यहाँ पे डाल दिया एक्स की पावर 7/3, 7/3, तो बताइए कि यह इंटीग्रल कैसे जाएगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? बहुत बढ़िया, डाइवर्जेंट जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। 7/3 है कन्वर्जेंट जाएगा ये। हाँ, बड़ी आ गई है वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यदि क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा आ गया कि चलो बताओ x की पावर 3 dx, ये इंटीग्रेशन कैसे जाएगा, चेक करके दिखाओ 1 to इन्फिनिटी, बोलो। क्योंकि ये नीचे जाएगी जब पावर, तो -3 हो जाएगी, और -3 क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। अब तुम्हें पता है x की पावर 3 पावर हो तो फंक्शन यो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं है, तो इसका कर्व ऊपर उठता हो जाएगा, ऐसा ऊपर उठता हुआ। जब ऊपर उठता जाएगा तो ये एरिया बहुत दूर तक, जब लेंगे 1 to इन्फिनिटी लिया तुमने, 1 to इन्फिनिटी, तो ये एरिया तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इतना तो एहसास है कि बहुत बड़ा होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? भाई देखो 1/y = 1/x³, तो कर्व में क्या क्या हो गया, कर्व डिक्रीज हो गया। और जब ये पावर ऐसा पहुंच जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, कर्व इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। और तुम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो देखो कितना बड़ा एरिया बैठेगा ये, तो अपने आप ही वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। सही है, तो ये तो हमारा कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट था। लेकिन अब बात करते हैं हम अल्टरनेटिव टेस्ट की। अल्टरनेटिव टेस्ट में क्या होता है, जब भी कभी क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप का दिखाई दे जाए, कोई भी क्वेश्चन हो और लिमिट तुम्हारी 1 to a कुछ भी हो, a to इन्फिनिटी, ये है फर्स्ट काइंड का, और तुम्हें अल्टरनेट लगाना, तो तुम्हें एक फंक्शन पकड़नी पड़ेगी gx। लेकिन शर्त यह है कि f(x/gx) की यदि लिमिट निकाली जाए इन्फिनिटी पर, तो वो लिमिट एक डेफिनेट नंबर आना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, लेकिन आई डेफिनेट, डेफिनेट मतलब 50, 60, 1000, करोड़, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं, डेफिनेट नंबर कह रहे हैं हम, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आगे बात तुम्हें? फिर क्या कहा, फिर जो तुमने जीएक्स पकड़ा है उस जीएक्स वाले इंटीग्रल को चेक करो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, वो तुमने डाइवर्जेंट लिया तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। समझ में आ गया बात तुम्हें? बस केवल तुम्हें जीएक्स वाले को चेक करना। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है जीएक्स ले कैसे है, और जीएक्स ऐसा भी लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, और साथ में उसे आराम से इंटीग्रेट करके हम उसे चेक भी कर सकें कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। भाई जीएक्स तुमने ऐसा ले लिया कि कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा, और जीएक्स को खुद को चेक ना कर पाए तुम,
तो क्या फायदा हुआ, बेकार है वो। तो मैंने उसके लिए तुम्हें तुक्का बताया, तुक्का बताया मैंने, रूल नहीं है कोई। ये क्या बताया था, जो एफएक्स हो ऊपर से उसके अंदर न्यूमरेटर में से एक्स की सबसे बड़ी पावर चुन लेना और नीचे से भी एक्स की पावर सबसे बड़ी पावर चुन लेना, ठीक है। फिर वो जीएक्स 100% ऐसी होगी जो इस लिमिट को सेटिस्फाई कर जाएगी, और जीएक्स को फिर आराम से तुम चेक भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक्स की पावर ऊपर चुनी होगी, एक्स की पावर नीचे चुनी होगी, तो सारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा, ये एक्स की पावर में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, और उसे तुम कंपेरिजन इंटीग्रल से चेक कर जाओगे। सही है, ये बताया था मैंने। एक आधा क्वेश्चन बोल लेता हूं मैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं इसको जब लगाते हैं अल्टरनेट को, वो तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन में साइन कोस ना हो, बस केवल एक्स वैक्स में ही हो, क्योंकि तभी पावर चुन पाओगे तुम। मान लीजिए किसने कहा कि एक्स की पावर 3 प्लस के 3x है, और यहाँ पर डाल दिया एक्स की पावर 7 प्लस के 2x डाल दिया, और यहाँ पर डाल दिया मान लीजिए एक्स छोड़िए, यहाँ पर डाल दिया 7/2। तुमसे कहा गया चलो इंटीग्रेट करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, तो इंटीग्रेट तो होने वाला है नहीं। हाँ, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बता सकते हो तुम थ्योरम की हेल्प से। तो बताइए, क्या पहले से बताओ कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट लग रहा है इसमें? कंपेरिजन इंटीग्रल क्या ये इस टाइप में है? ऐसा कहां है? तो फिर तुम्हें अल्टरनेट सोचना चाहिए। अल्टरनेट के लिए से एफ एक्स मान लो, तो जी एक्स बताओ। ऊपर से एक्स की पावर 3, नीचे से एक्स की पावर, एक्स की पावर हो जाएगी 7/49/2। इस सबको नीचे ले आओ, तो बताओ एक्स की पावर 49 माइनस, चलो कम कर लो, ज्यादा बड़ी होगी पावर है, ज्यादा बड़ी पावर होगी, चलो कम कर ली 7/2। अब बताओ, तो 7/2 माइनस 3 कितना बैठ जाएगा? 1/2। 1/2 बैठेगा। अब बताओ, ये तुमने जीएक्स लिया, अब ये वाला इंटीग्रल क्या जाएगा? ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट जाएगा, क्योंकि ये कंपेयर इंटीग्रल से चेक हो जाएगा, तो आंसर इसका डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया बात तुम्हें? जितने भी एक्स वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे इससे ही हो जाते हैं, इन दोनों टेस्टों से ही। या तो वो सीधे कंपेयर इंटीग्रल में होते हैं, या वो इसमें होते हैं, लेकिन इनसे अलावा साइन कोस क्वेश्चनों में आ जाता है, फिर इनसे नहीं हो पाते वे क्वेश्चन, उनके लिए और टेस्ट सीखने पड़ेंगे। तो इसलिए हम एक मेन टेस्ट सीख रहे हैं, कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है। तो कंपेरिजन टेस्ट तुम्हें रटना पड़ेगा, ये रहा। अब इसको एक बार सुन लो पहले। लेकिन मैं इस टेस्ट को भी तभी लगाऊंगा जब लोअर लिमिट 0 से बड़ी होगी। अगर लोअर लिमिट 0 आ रही होगी तो मैं से 2 जगह ब्रेक कर लूंगा, और वो एक बन जाएगा प्रॉपर, उसे डायरेक्ट लिख दूंगा कि हाँ ये कन्वर्जेंट होगा, दूसरे को चेक करूंगा। सही है। देखो क्या कहा, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है जो बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है इंटरवल a टू इंफिनिटी के बीच में, मतलब उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ऐसी फंक्शन है। जी एक्स पॉजिटिव है। कैसी है? जी एक्स पॉजिटिव है, और एफ एक्स और जी एक्स के बीच में ये संबंध है, जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा ही जी एक्स से छोटी आती है। एक बार मैं बोल लूं वैसी, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। ये मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये चित्र एफ एक्स का है और ये चित्र जी एक्स का है, नीचे वाला। इंटरवल लिया है मैंने 1 टू इंफिनिटी। बताइए इस इंटरवल में ये कंडीशन सही दिखाई दे रही है, गलत दिखाई दे रही है? सोच के बोलना, ये कंडीशन गलत है। एफ एक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, एफ एक्स का मतलब ऊंचाई एफ एक्स की, लेकिन ये तो ज्यादा है। हाँ, अगर तुम यहां लोगे सर, ये तो लोगे जी एक्स और ये लोगे एफ एक्स, तो अब सही है। मतलब उसका ये कंडीशन में ये बताना चाह रहा है जी एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे? जे एफ एक्स से। एफ एक्स का ग्राफ ऐसा होना चाहिए नीचे की ओर। यहां पर देखो किसी पॉइंट पर, मान लो यहां पे यह है 2, तो 2 पर देखो एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, और जबकि 2 पर जी एक्स की वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक। अब उसने क्या कहा वो सुनो। उसने कहा अगर जीएक्स वाला है ना, जीएक्स वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट है। ये क्या महानता बताई उसने, ये तो हम भी जानते हैं। अगर मान लो ये वाला एरिया ज्यादा है जीएक्स वाला, तो एफएक्स वाला, ये देखो ये वाला एरिया कम होगा, और ऊपर वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, ऊपर वाले इंटीग्रल की वैल्यू 50 है, तो 100% इसकी वैल्यू भी 50 से कम आएगी। आएगी तो फाइनाइट ही, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, तो नीचे वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट ही जाएगा। इन्हें समझ में नहीं आई? भाई जब जीएक्स वाला जो बड़ा है उसको कह रहा है वो, यदि ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी, तो 100% छोटे वाले की वैल्यू भी फाइनाइट ही आएगी। समझ में नहीं आई बात? तो मैं ठीक बात, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उल्टा क्या कहा उसने, अगर ये वाला एफएक्स वाला डाइवर्जेंट हुआ, एफएक्स वाले की वैल्यू इस वाले की वैल्यू इंफिनिटी होगी, और जीएक्स उससे भी बड़ा है, तो फिर तो जीएक्स वाला भी डाइवर्जेंट होगा। सही है। तो रटने की तो कोई ऐसी में बड़ी बात नहीं है, हम तो एक छोटी सी बात कह रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ x लेस देन y, और हमने कहा y की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू फाइनाइट है, तो 100% x की वैल्यू भी फाइनाइट होगी। समझ में आ गई बात? नहीं, कोई बच्चा कह सकता है x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हुई तो
तब कहता फाइनाइट होगी, हमने लिख तो रखा मोड लगाना, लिखा तो मोड, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए केवल, तब की बात चल रहे हैं हम। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर x y से छोटा है और y की वैल्यू 50 है तो 100% x की वैल्यू भी फाइनाइट आएगी। और यदि x की वैल्यू, इस वाले x की वैल्यू, इस वाले x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू इससे बड़ी है तो y की वैल्यू भी 100% इनफाइनाइट ही बैठेगी। यही बात नीचे कही कि अगर fx वाला कैसा है, डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब क्या आ रही होगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही होगी, तो gx वाले की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये टेस्ट है, ठीक। अब मैं इसे लगाता कैसा हूं, मैं नीचे वाली फॉर्म नहीं लगाता इसे कभी भी क्वेश्चन करते हुए, मैं केवल ऊपर वाली फॉर्म से कर देता हूं क्वेश्चन को। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या तो होती है वो जीएक्स चुनने की होती है, क्योंकि वो एक ही तो इंटीग्रल देगा तुम्हें, दूसरा इंटीग्रल क्यों देगा, एक ही तो इंटीग्रल देगा, कुछ भी इंटीग्रल दे देगा। नो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस के 5x, इसे चेक करके दिखाइए और इसमें टेस्ट लगाना, तो तुम इसे fx मानोगे, तो gx तुम्हें चुनना पड़ेगा, लेकिन gx ऐसा चुनना जिसका ग्राफ fx से ऊपर जाए। समझ में आ गया बात? तो ये कैसे चुनते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चनों को, पहले ही बता देता हूं मैं। इस टेस्ट को ज्यादातर मैं साइन कोस में, मतलब जब एल्जेब्रिक क्वेश्चन ना हो, एक्स वाई में ना, मतलब एक्स में ना हो, साइन आ जाए, ई आ जाए, तब मैं इस टेस्ट को लगाता हूं, वरना इस टेस्ट को मैं नहीं लगाता। ठीक है, क्योंकि इसमें जीएक्स को चुनना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। फिर सुन लीजिए, तुम्हें ऑब्जेक्टिव करने हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक, तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, इस टेस्ट को तभी लगाइए जब क्वेश्चन एल्जेब्रिक ना हो। अगर एल्जेब्रिक है तो पहले वाले टेस्टों से क्वेश्चन हो जाएगा, या तो अल्टरनेट से और या उससे हो जाएगा कंपेरिजन इंटीग्रल से। समझ में आ गई? अगर एल्जेब्रिक नहीं है तो फिर तुम ये टेस्ट लगाना। ठीक है, तो अब मैं वही काम करने जा रहा हूं, चाहे तुम अपने शब्दों में लिख लेना। अगर एल्जेब्रिक है क्वेश्चन जो है, एल्जेब्रिक तुम जानते हो, हाँ, ऊपर भी एक्स में आ रहा है, नीचे भी एक्स में आ रहा है, सारा क्वेश्चन एक्स में ही हो तो एल्जेब्रिक कहलाता है। अगर क्वेश्चन एल्जेब्रिक होगा तो हमें लगाने हैं पहले टेस्ट, या तो कंपेरिजन इंटीग्रल या कंपेरिजन अल्टरनेट। एक मिनट जरा, मौसम भी सही हो गया, ऐसा भी ना है कि बस लेट हो जाती हो, जल्दी आ जाया करो। सुनो, अब हम क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पर एक टेस्ट बता रहे थे, फिर दोबारा से हल्का रिपीट कर देता हूं। अगर कोई फंक्शन हमारी, मैं लिख रहा था यहाँ पे, लिख दूं पहले, नोट तो लिख रहा था मैं शायद, है हाँ, वो नोट ही लिख दो पहले। अगर फंक्शन तुम्हारी कैसी हो, इंटीग्रेशन में ऐसा हो, कोई इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, a टू इन्फिनिटी डाल देता हूं ये, और इसके अंदर fx कैसी हो, एल्जेब्रिक। अब जैसा तुम बनाते हो बना लो एल्जेब्रिक। तो तुम्हें कौन कौन से टेस्ट लगाने इस केस में, एक तो कंपेरिजन इंटीग्रल लगाना, और दूसरा टेस्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेट ऑफ कंपेरिजन टेस्ट, ये लगाना। और यदि एल्जेब्रिक नहीं है, नॉन एल्जेब्रिक है, नॉन एल्जेब्रिक है, तब ये मत लगाना, तब मेन कंपेरिजन टेस्ट लगाना। कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं फिर, या एक होता है डिरिचलेट टेस्ट, बस इनसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे तो किताब में बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मैं नहीं लगाता, मैं इनसे ही क्वेश्चन कर लेता हूँ ज्यादातर, जो नहीं होते उन्हें छोड़ लेता हूँ। और क्या करूंगा, ये तो रफ बताया मैंने, वैसे ही जो है किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, या और भी सिंपल कर दूं पहले इससे। यहाँ पे लिमिट मैंने 0 न डाल के 1 डाल दी फिलहाल, 1 टू इन्फिनिटी, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझ जाइए कि हमारा क्वेश्चन एल्जेब्रिक नहीं है, तो ये अब तुम्हें कंपेरिजन टेस्ट से ही करना होगा। इस क्वेश्चन को कहा गया है, इसे चेक करिए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो देखो, इंटीग्रल करके तो हम कर नहीं सकते, इंटीग्रल तो हमसे होने का नहीं, तो हम टेस्ट लगा करेंगे। सबसे पहले फंक्शन मानो, एफ एक्स का मान लेंगे। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि अब तो फिलहाल समझ में आ जाता है, बाद में फिर दिक्कत होती है। ये आ गया, सोच के बताइए, जो तुम्हें इंटरवल दिया गया है 1 टू इन्फिनिटी दिया गया है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक भरनी कुछ भी, तो लिमिट साफ दिखाई देगी इनफाइनाइट है, तो लिमिट से चल जाता है पता कि हाँ ये प्रॉपर तो रहने वाला नहीं है, इम्प्रॉपर है, लेकिन किस काइंड का है। अब फंक्शन को चेक करो,
फंक्शन किस पॉइंट पर गड़बड़ करेगी, किसी भी पॉइंट पर नहीं करेगी, 0 पर करती, 0 हमने लिया नहीं। समझ में आगे बात? तो फंक्शन बाउंडेड है लेकिन रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का। ध्यान रखना, कम से कम 2 क्वेश्चन कम से कम इसी बात पाएंगे, काइंड पूछेगा वो 100%। ज्यादा पूछ ले दूसरी बात है, लेकिन 2 तो आएंगे ही कम से कम। काइंड बताइए किस काइंड का है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, इम्प्रॉपर, हाँ मैं लिख देता हूं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये जरूर लिखना है तुम्हें अब फिलहाल, ठीक है। अब हमें चल गया पता कि हाँ भी ये क्वेश्चन अलजेब्रिक नहीं है, तो हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना, फिर हमें जीएक्स चुनना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना, जीएक्स ऐसी चुननी है जिसकी वैल्यू 100% एफएक्स से ज्यादा ही रहे। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 भरूं तो F5 की वैल्यू और G5 की वैल्यू, तो G5 बड़ा ही आना चाहिए। समझ में आ गई बात तुम्हें? मतलब G का ग्राफ जो है वो ऊपर रहना चाहिए F के ग्राफ से, इस रेंज के अंदर, ठीक है। चलिए ये करते हैं, बस 1 मिनट में चढ़ाता हूं। तो जीएक्स हमारे दिमाग में आएगा कैसे, बात ये उठती है। तो देखो एफएक्स सच छोटा चुनना ना, इस पर मोड़ लगा लो जिससे कि नेगेटिव ना जाए। अब इसमें जैसे साइन है, सभी जानते हैं साइन चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी भरना, ये 1 से ऊपर नहीं जाता, 1 से छोटे रहता है, ठीक। तो साइन को हटाने का तरीका तो ये है, साइन स्क्वायर एक्स मोड़ को हम 2 जगह तोड़ सकते हैं, यही पता है हमें। यहां से मैंने इसे हटा लिया, साइन की जगह डाल दिया मैंने 1, और 1 कैसा हो सकता है, इससे बड़ा, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है, ये वाली। गलत हो गया? 10 बराबर हम सब जाना है 2 + 5 हो गए, होता है। और 5 से बड़ा 7 हो गए, तो मैंने बड़ा डाला, तो बड़ा डालने पे ये चीज बड़ी हो गई। अरे 1 बड़ा भी तो हो सकता है इससे। अभी बात समझ में नहीं आई? अरे हैं, अरे ये वाला, अरे तुम तो बड़ी कैरी बात बताई तुम्हें तो भूल ही गया था। हाँ ये तुमने गल लिख दी, लो एग्जामिनेट हो दिया हमने, ये तो ध्यान ना दिया मैंने। तो मैं तो मतलब समझो, मगर तुम्हें समझ में ना आते होंगे, तो समझ सब कुछ आ रहा है। हाँ देखो बच्चों, अब यहां तक आ गया हम लेदन। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा, मोड़ लगा हुआ, कोई जरूरत नहीं है, रियल नंबर में तुम्हें बताया था सिंपल एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो 1 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो तुमने ये जो नई फंक्शन बनाई है, इस फंक्शन ये इससे बड़ी है, इसे ही जी एक्स ले लो। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो कुछ नहीं करना, जो तुम्हें फंक्शन में साइन कोस दिखाई दे मैं उन्हें छोड़ दियो, तो जो नई फंक्शन बनेगी साइड में छोड़ने के बाद वही जीएक्स लेके चल दियो। बस वो ऐसी बचानी है तुम्हें जिससे कि तुम उसे आराम से बता सको। अब तुम्हें जीएक्स को क्या चुनना करना है, जीएक्स को चेक करना है कि जीएक्स वाला इंटीग्रल कैसा है। बस 2 मिनट में चेक कर सकते हो। ये बन गया हमारा एलजेब्रिक, और एलजेब्रिक बन गया तो पहले टेस्ट से चेक हो जाएगा कंपेरिजन इंटीग्रल से। क्या लिख सकते हो इसे, इज कन्वर्जेंट, कल किया था हमने ये कन्वर्जेंट, बाय लिख दिया मैंने, किससे, हाँ कंपेरिजन नहीं, कंपेरिजन इंटीग्रल, कंपेरिजन इंटीग्रल, कंपेरिजन इंटीग्रल से। और n की वैल्यू लिख दी मैंने 2 है, और 2 1 से क्या होती है, बड़ी। सारी बात बता दी यहाँ पर। अब बताओ, तो इस टेस्ट ने क्या कहा, अगर gx वाला कन्वर्जेंट आया है तो जो fx वाला है वो भी कन्वर्जेंट होगा। कहने मतलब दिया हुआ क्वेश्चन फिर कन्वर्जेंट है। तो हम कह सकते हैं सो बाई कंपेरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 1 to infinity fx dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, उतारिए जल्दी से। देखो बच्चों एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे मैं भी तुम्हें बता रहा था कि शॉर्टकट यहाँ पे क्या बन जाता है कि जब भी साइन कॉस दिखाई दे तो उनको सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम आती है। तो हमने साइन एक्स छोड़ने का मतलब है 1 डाल दिया, ठीक है। तो 1 क्या है, उससे बड़ा है, तो साइन कॉस को छोड़ दो, जो बचेगा वही जीएक्स लेके चलो। लेकिन जीएक्स ऐसा बचा के चलना जिसको तुम आराम से इंटीग्रेट करके बता सको, या किसी टेस्ट से बता सको कि वो क्या बनेगा। अब जैसा मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, मैं स्क्वायर यहां से हटा देता हूं, साइन पे से ये स्क्वायर हटा दिया, तो क्या दिक्कत है, तब भी साइन एक्स 1 से कम होता है, तब भी जीएक्स तुम्हारा क्या बचेगा, 1/x² बचेगा, ये फिर भी कन्वर्जेंट जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ 20 डाल दिया तो
साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 20, तो क्या दिक्कत है, साइन एक्स हट गया तो जी एक्स तुम्हारा 1/20 बच गया, और 1/20 भी कन्वर्जेंट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर -1 डाल दिया तो बताओ, अगर मैंने यहाँ -1 डाल दिया तो यहाँ माइनस आ जाएगी। तो जी एक्स तुमने लिया कितना, जी एक्स लिया है तुमने -1, ये माइनस के 10 डाल दिया, ये आ गया, तो ये हो गया डाइवर्जेंट। तो तुम आंसर इसका डाइवर्जेंट लिखे आओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स में क्या संबंध है, जी एक्स तुम बड़ा लेके चल रहे हो और तुम ये कह रहे हो ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है, इसकी वैल्यू अनंत है, तो तुम इसे कैसे कह सकते हो कि ये भी अनंत आएगा, क्या पता इसकी वैल्यू 50 हो। समझे ही नहीं, इसलिए मैंने ऊपर कंडीशन क्या लिखवाई, अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो जी एफ एक्स कन्वर्जेंट होगा, अगर जी एक्स डाइवर्जेंट हो गया तो हम नहीं कह रहे इसके बारे में, हमने नीचे लिखवाया नोट में दूसरे नंबर पे क्या, तब डाइवर्जेंट कैसे बताया, एफ एक्स डाइवर्जेंट होना चाहिए तो जी एक्स डाइवर्जेंट होगा, और मैंने उसका क्वेश्चन देखने को मना कर दिया। अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो जवाब देना बस, अगर डाइवर्जेंट है तो ये टेस्ट मत लगाना, उसके लिए मैं डिजिटल टेस्ट बताऊंगा। समझ में बात आता कि, वरना तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, जी एक्स छोटी चुननी पड़ेगी तुम्हें, जी एक्स छोटी चुननी पड़ेगी, तो वो मैं चक्कर में नहीं डालना जा रहा। बस ये ध्यान देना जब तक जी एक्स कन्वर्जेंट है तो ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सही है, ठीक जी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले इस पर, जिससे कि हमें क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, तुम बताते जाना। किताब की एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल है 0 to ∞ cos mx है बटे में है a² + x², ये है। ठीक है, एल्जेब्रिक नहीं है पूरा क्वेश्चन, तो साफ जाहिर है तुम इससे ही करोगे। बताओ जी एक्स क्या लेना चाहिए, किसको हटा सकते हो यहां से, कोस को कोस की वैल्यू जो होती है हमेशा ही लेस देन 1 होती है, तो जी एक्स क्या लेके चलो, जी एक्स लेके चलो 1/a² + x²। अब तुम इसे चेक करो, इसे चेक किससे करोगे बोलो, ये कंपेरिजन इंटीग्रल तो है नहीं, कंपेरिजन इंटीग्रल नहीं है, तो इंटीग्रेट करके कर लो, इंटीग्रेट तो आराम से हो जाएगा ही। नहीं समझे, लेकिन ध्यान रखना जीरो को छोड़ना होता है, 0 to ∞ है तो 1 to ∞ कर लेना। अभी पूरा करके दिखाऊंगा फिलहाल, तो मैं तो शॉर्टकट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, लिमिट भरोगे 1 to ∞, तो tan इनवर्स ∞ π/2 जाता है, और tan इनवर्स 1/a आ जाएगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, फाइनाइट आ गई, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है। अब सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ इंटीग्रेट क्यों करा, क्या तुम्हें जब ये तुम्हारा gx जो है ये बन गया, ये बन गया, तो ये तो एल्जेब्रिक हो गया, और एल्जेब्रिक हो गया तो पहले टेस्ट लगाए थे, 2 टेस्ट हैं, कंपेरिजन इंटीग्रल नहीं है तो दूसरा टेस्ट तो था अल्टरनेट वाला। अल्टरनेट भी क्या कहता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर जीएक्स चुना, ऊपर से हाईएस्ट पावर 1, नीचे से हाईएस्ट पावर 2, इन्हें पता नहीं चला। तो अब लगा दो यहाँ पे कंपेरिजन इंटीग्रल, तो क्या जाएगा, कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट। इन्हें समझ में नहीं आया, तीनों टेस्टों को मिक्स कर दिया हमने, अब भी क्लियरिटी नहीं आई, और करेंगे चलो। फिलहाल तो मैं इसको लंबा क्वेश्चन कर दूं, क्योंकि मुझे ये पार्ट 1 में भी डालना ना, बीएससी पार्ट 1 में भी है ना ये फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। 0 to ∞, सबसे पहले जब भी लिमिट 0 दिखाई दे तो उसे 2 जगह ब्रेक कर लो, 0 to 1 cos mx अपॉन a² + x² dx, अब प्लस 1 to ∞ cos mx अपॉन a² + x² dx। मैं इसका नाम रख रहा हूं I1, इसे रख रहा हूं I2, तो मैं कहूंगा देखो I1 तो बन गया प्रॉपर, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी लिख देता हूं मैं टेस्ट फॉर I1 को टेस्ट करना। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि देखो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट फाइनाइट हो गई है और फंक्शन कैसी है हमारी, बाउंडेड है, रख के देख लो, बाउंडेड तो आएगी, 0 पे गड़बड़ करेगी नहीं, और नीचे तो a² बचेगा। ठीक है, I1 इज प्रॉपर, I1 प्रॉपर इंटीग्रल है, अब प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा ही कन्वर्जेंट होते हैं, इसलिए I1 इज कन्वर्जेंट। अब चेक करेंगे हम I2 को, टेस्ट 4 लगाएंगे I2 के लिए, I2 के लिए fx मान लो कितनी है हमारी, cos mx अपॉन a² + x²। अब ये एल्जेब्रिक नहीं है तो हमें कंपेरिजन टेस्ट लगाना, तो हमें gx चुनना पड़ेगा,
तो एफ एक्स का मोड लो और इसमें से कोसाइन को हटा दो, तो यहां से हम ऊपर अलग अलग कर ले, तो 1 लिख दू डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने नीचे से भी हटा दिया मोड, उसी की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ए का भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए मोड मैंने लिखा नहीं है। इसको ही मैंने क्या ले लिया है, जी एक्स ले लिया है। यही तो बात बताऊंगा अभी मैं, जितने तुम्हें साइन कोस क्वेश्चन दिखाई दे मैं सबको आके म्यूजिकली कन्वर्जेंट लिखे हो बस समझ में आ गई। तो तुक्का लास्ट में बताता, तुमने पहले पोल खोल दी। चलो कर लिया, अरे कर लिया ये, ठीक जी। अब जी एक्स वाले को चेक करो, जी एक्स वाले को सिंपल इंटीग्रेट करना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटीग्रेट कर लो। और इसमें भी टेस्ट लगाना चाहते हो तो क्योंकि अब ये एल्जेब्रिक हो गया है तो तुम पहले 2 टेस्ट लगा सकते हो इसके लिए भी, वरना सिंपल इंटीग्रेट कर लीजिए tan इनवर्स x अपॉन a और लिमिट भर दोगे इसमें 1 टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब π/2 हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन a, 1 अपॉन a। या तुम चाहो तो ऐसा कोट भी लिख सकते हो, कोट इनवर्स 1 अपॉन a। तो ये आ गया तुम्हारी फाइनाइट वैल्यू। अगर ये फाइनाइट आ गई है तो ये gx वाला इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो गया है। Therefore 1 to infinity gx dx is convergent। अब ये कन्वर्जेंट हो गया है तो सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट कहता है तो 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स वाला भी कन्वर्जेंट होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कहने का मतलब I2 इज कन्वर्जेंट। तो हमने देखा यहां पर I1 कन्वर्जेंट था, I2 भी कन्वर्जेंट आया, तो टोटल आंसर आ गया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। जरा उसा 1 डाल देना ऊपर, मैं सीधा, अरे कहाँ गया, मैं उससे लिख दूंगा ना सीधा यहां से, इस एक पूरी इक्वेशन को 1 डाल दो यहाँ पर। मैं कह दूंगा 100/1, 1 को देकर मैं कह सकता हूं कि पहला कन्वर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट, तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट आया, इसे 1 लिख देना। 100/1 0 टू इंफिनिटी cos mx अपॉन था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ये हो गया जी। उतारोगे ऊपर से, ध्यान रखना तुम्हें ऐसा नहीं करने हैं। हाँ ये तो मैं उन बच्चों के लिए करा रहा हूं, बच्चों ध्यान देना। बताओ 1 अपॉन एक्स की पावर 5, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, 1 टू इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, प्लस के 3 का स्क्वायर, किससे, एल्जेब्रिक वाला। कौन सा टेस्ट, अल्टरनेट वाला। जी एक्स क्या चुनोगे, अल्टरनेट के लिए 1 अपॉन, अब एक्स की पावर 5 ही चुनोगे, और ये क्या जाएगा कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, अगर मैं साइन और डाल दूं यहां तो ये भी कन्वर्जेंट ही जाएगा, साइन को हटा देंगे। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। ऐसे ही और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख रही है, एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। बताइए फंक्शन बाउंडेड है अनबाउंडेड है, 0 टू इंफिनिटी पर, 0 पर गड़बड़ हो सकती है, नहीं 0 पर गड़बड़ नहीं होगी, e की पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो मैंने कहा था इस पर तुम गड़बड़ नहीं कर सकते, इस स्थिति में लिमिट निकाले, देखिए तो जब लिमिट निकालेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है और e की पावर 0 1, तो लिमिट 1 जाएगी, तो फंक्शन बाउंडेड है। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक। हाँ 0 पे इंफिनिटी वैल्यू बैठती है इसकी लिमिट लेने के बाद भी, तो बाउंडेड नहीं होती फिर ये। अब ये फंक्शन बाउंडेड है, लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है, चलो तुम सोचो कैसे कैसे करोगे, क्या आंसर दोगे इसका, और मैं इसको इतना सजा के दिखा रहा हूं बच्चों को। करो, आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, डायरेक्ट। बूझूंगा मैं कौन कौन सा टेस्ट लगाया।
ये I1 और ये हमारा हो गया I2। टेस्ट फॉर I1। तुम तो बचने के लिए उतारने लगे हैं। वही तो कह रहा हूँ, बचने के लिए तो उतार रहे हो ना, किताब पे तो है I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल। आंसर दे दो पहले उसके। डाइवर्जेंट कैसा है? देखो डाइवर्जेंट तो केस अभी कंपेरिजन टेस्ट कर लिया, मना मना रखा मैंने, वो तो लगाना ही नहीं है डाइवर्जेंट वाला। I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, इसलिए I1 इज कन्वर्जेंट। टेस्ट फॉर I2। fx हमारा ये है e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। तो एल्जेब्रिक तो है ही नहीं, तो कंपेरिजन टेस्ट ही लगाना। अब यहां पर gx ऐसा बचाना है, एक मिनट, gx ऐसा बचाना है जो इससे बड़ा रहे। तो किस किस को हटा सकते हो? यहां पर साइन एक्स को हटा सकते हो, बहुत बढ़िया, ये हटा दिया। साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं मोड लेस देन 1 होती है, तो मोड कर अलग अलग तोड़कर हट जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख दो डायरेक्ट। देखिए अब तुम क्या होगे, मोड एक्स, तुमने एक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि हमारा इंटरवल देखो ना, 1 टू इंफिनिटी है, तो एक्स की वैल्यू 1 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव रहेगी, तो मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरवल हमारा देखो इंटरवल क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव जाएगी नहीं। तो मोड एक्स लिख दो, एक्स लिख दो, सिंपल एक ही बात है। अब इसमें जी एक्स इसे मान लूं, लेकिन इसे चेक कैसे करूंगा फिर मैं? इसमें तो फिर ये नॉन एल्जेब्रिक आ गई, तो जी एक्स कैसे करूं? किसी और को हटा सकता हूं यहां से? बस ऐसी वैल्यू हटाना जिसकी वैल्यू 1 से कम हो। कोई 1 से कम होगी तभी तो हटेगी, जैसे साइन एक्स था 1 से कम था तो 1 डाल दिया, वो हट गई। तो e भी हटा सकते हो तुम, e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन एक्स, e की पावर x लिख दो, इसकी वैल्यू भी 100% 1 से कम यहाँ में। चलो जी हटा दो, ये हटा दिया जी, 1 अपॉन एक्स बच गया, तो ये gx लेके चलूं। लेकिन gx तो ये अगर इसे चेक करूंगा मैं 1 अपॉन एक्स को, ये तो डाइवर्जेंट जाएगा, तो इसमें तो कंपेरिजन टेस्ट लगे नहीं। gx ऐसा सोचो जो कन्वर्जेंट हो, तो बताओ क्या लो? जबकि 1 अपॉन एक्स भी खुद 1 से कम आएगा, तुम 1 अपॉन एक्स को बैठा सकते हो, तो तुम्हें हटाना चाहिए 1 अपॉन एक्स को। क्या बचाना चाहिए तुम्हें? e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आवा है, और लिमिट रखोगे ना 1 टू इन्फिनिटी, फाइनाइट आएगा, चेक कर लो। e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और ये क्या बैठ गया, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन e बैठ गया, ये आ गया फाइनाइट। कोई बात नहीं, अभी करवाता हूं, ये सोड़ा दूं। देखिए हमें यहां पर gx ऐसी चुनकर दिखानी है, gx की वैल्यू fx से बड़ी हो और gx वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट ही हो, तो कह सकते हो तुम विश्वास के तौर पे कि हाँ fx वाला भी कन्वर्जेंट है। अगर ऐसी तुम gx नहीं चुन पाए तो तुम ये टेस्ट नहीं लगा पाए। समझ में आ गई बात? तुम्हें किसी और टेस्ट से करिए जब तुमसे gx चुना ही नहीं गया। ठीक है, तो यहां पर हमें यहां पर ऐसी फंक्शन बता दी है जो कन्वर्जेंट हो, तो तुमने कहा e को हटा दो, e हटा दिया मैंने, तो 1 अपॉन x आ गया, लेकिन 1 अपॉन x का तो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट जाता है, सही है, तो हमें e की पावर x को लेना चाहिए, तो क्या हम 1 अपॉन x को हटा सकते हैं हम? हाँ, हम कहेंगे 1 अपॉन x तो 100%, ये भी तो 1 से कम हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू तुम क्या भरोगे, 1, 1 से बड़ी कहां तक, अनंत तक, जैसे जैसे में बढ़ते जाओगे तो ये वैल्यू 1 से लेस होती जाएगी, सही है, तो 1 अपॉन x को बेटा रखता है, e की पावर माइनस को बेटा रखते हो, तो क्या यहाँ ऐसी फंक्शन चुनी जा सकती है? हाँ, हम कह रहे हैं 1 अपॉन x को हटाओ, e को छोड़ दो, e को ही gx लेके चलो। कल तुम्हें समझाया था e की पावर x का ग्राफ नू जावे, लेकिन e की पावर माइनस एक्स ग्राफ नू जावे नू, और 1 टू इन्फिनिटी तुम इंटीग्रेट करोगे, ये वाली वैल्यू ये फाइनाइट आ जाएगी। बताए थे ठीक बात, तो तुम्हें यहाँ पर gx दिखाना चाहिए e की पावर माइनस एक्स को, वरना हाथ खड़े कर देने चाहिए, नो हमसे फंक्शन नहीं चुनी गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये यहां से हम हटा रहे हैं, तभी तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूंगा, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। तो यहां पर मैं अब 1 अपॉन एक्स को हटाऊंगा, ई को नहीं हटाऊंगा। मैं कहूंगा देखो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी लेस देन 100% 1 ही जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 1 से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा मोड एफ एक्स, और यहां पर आ गया था ये, तो केवल बचा दिया हमने e की पावर माइनस एक्स, और यही लेके चलेंगे हम क्या, जी एक्स। अब जी एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जी एक्स हमारी एल्जेब्रिक नहीं है, तो सिंपल इंटीग्रेट करके का ही काम चल सकता है। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स आएगा, और लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस के इन्फिनिटी, और सेकंड लिमिट e की पावर क्या हो जाएगी, -1, कुल मिला के बैठ जाएगा 1 अपॉन ई, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है।
ये बच गई तुम्हारी फाइनाइट वैल्यू। इसलिए हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर 1 to infinity gx क्या बन गया हमारा, डाइवर्जेंट, ओ कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। अब मुझे बताना, अब तुम्हें कहां समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 1 to infinity fx dx कह दीजिए या I2 कह दीजिए, I2 इज कन्वर्जेंट। जब ये भी कन्वर्जेंट आया तो I1 भी कन्वर्जेंट था, टोटल इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। अब बताओ तुम्हें कहां समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। ठीक है तो उतारो। हाँ हाँ, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं e की पावर माइनस एक्स भी 1 से कम हो है, 1 अपॉन में जाएगा, साइन एक्स भी 1 से कम हो है और 1 अपॉन एक्स भी। तो क्या इन तीनों में से ऐसी कोई फंक्शन बच सकती है जो कन्वर्जेंट हो? 1 अपॉन एक्स तो कन्वर्जेंट हो नहीं सकती, डाइवर्जेंट जाएगी। साइन एक्स को हम चेक नहीं कर सकते, छोड़ दिया उसे। अब e की पावर माइनस एक्स तो बची बस यहाँ केवल, उसे चेक करके देख लो। अगर वो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें इंटीग्रेशन करने के बाद कन्वर्जेंट आ रहा तो कह दो तुरंत एकदम कन्वर्जेंट जाएगी। नहीं समझे? बस कि हमारा दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अब ऐसे एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, उसे तुम्हें तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर में माइनस के एक्स स्क्वायर, ये ना, इस क्वेश्चन को चेक करना है मुझे कि हाँ भी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। किताब की एग्जांपल 13 है। हम इसे 0 टू 1 डाल लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अब प्लस कर लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो I1 बना है वो प्रॉपर है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो। लिमिट तो इनफाइनाइट है ही, फंक्शन चेक करनी, कहाँ गड़बड़ करेगी, 0 पे, e की पावर 0 तो 1 हो गया, किसी पे गड़बड़ नहीं करती। समझ में आ गई तुम्हें? तो फंक्शन बाउंडेड है, तो इसका मतलब I1 जो है वो हमारा प्रॉपर है। तो तुम्हें I2 को चेक करना, बताओ एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन भी ना यहाँ, और जी एक्स शून्य नहीं, लगाओ दिमाग, कौन बचा आएगा? फंक्शन तो एक ही है, दो तो है ही ना। इसे तुम एफ एक्स मानोगे तो जी एक्स कहां से लाओगे? 1 ले लो 1, चलो, नहीं जैसे तुम कहते हो वैसे करूंगा मैं, क्या पता मुझे भी कोई नई बात मिल जाए। ये एक्स ये ली तुमने, या ये कह दीजिए 1 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर हो गया। तो यदि हम एफ एक्स कहें तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। तो अब इसमें से हटाऊं किसे? इसे ही हटा सकता हूं क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है, तो 1 आ गया। लेकिन 1 का जो इंटीग्रेशन होगा 1 टू इन्फिनिटी, वो x बैठेगा और लिमिट जाएगी 1 टू इन्फिनिटी, ये तो डाइवर्जेंट चला गया। ये समझ में नहीं आया? लेकिन हमें तो ये कन्वर्जेंट मिलनी चाहिए ऐसी फंक्शन, कैसी फंक्शन मिल सकती है? हम ये कह रहे हैं अगर ऐसी फंक्शन बन जाएगी, अब वो कन्वर्जेंट हुई तो 100% ये कन्वर्जेंट जाएगा। ऐसी फंक्शन मिल सकती है? हाँ मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? तुम थोड़ा दिमाग लगाते हैं हल्का सा। अभी क्वेश्चन किया था हमने e की पावर माइनस एक्स वाला, नहीं किया था? तो यहाँ एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो एक साथ में फंक्शन अपने आप आ जाएगी एक्स वाली। नहीं समझ रहे? जरा मान के दिखाइए एक्स स्क्वायर को टी, क्वेश्चन क्या बदलेगा ये? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, हाँ 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt क्या जाएगा, या dx की वैल्यू हो जाएगी dt बटे कितना, हाँ 2x की वैल्यू खोल देना रूट टी, यही आ जाएगी। यही तो है। अब यहां भर दो तो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, मैं देख रहा हूं e की पावर माइनस के t हो जाएगा और dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाय 2 रूट टी। अब यहाँ पे दो फंक्शन बन गई, लेकिन दिक्कत तो ये है मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवा रखा तुम्हें। अभी डिजिटल टेस्ट पे आ गए हो, क्योंकि यहाँ टी की पावर कितनी बन जाएगी, इसे तो मैं हटा दूंगा, इसे तो हटा दूंगा, तो 1 अपॉन टी की पावर 1/2 बचेगी, और 1/2 पे तो क्या जाएगा, डाइवर्जेंट। इन्हें समझे नहीं? अरे कंपेरिजन इंटीग्रल इस तरह से भी नहीं हो सकता, और कोई तरीका हो तो चलो मैं बताता हूँ दूसरा तरीका। जब हम इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें पता है इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन ये बैठेगा, अपॉन में कितना 2x। अब तीन फंक्शन बन गई यहाँ, 1 2 और 3 बन गई। 1 अपॉन 2x नीचे है तो इसे हटा सकता हूं, ठीक, तो केवल क्या बचेगा, 2x e की पावर माइनस एक्स वाई बचेगा। इसको ही मैं क्या ले लूंगा, gx, और इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा क्योंकि इसको t मानेंगे तो इसका पास में रखा हुआ। समझ में नहीं आया अभी तुम्हें? चलो पहले मैं सजा देता हूं, उसके बाद में करते हैं। तुमने यहां तक कर लिया, मैं लिखूंगा I1 के बारे में, उतारना तो उतार लो साथ साथ में, टेस्ट फॉर I1।
तो I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल, इसलिए I1 इज कन्वर्जेंट। I1 तो हो गया कन्वर्जेंट। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर I2। एफ एक्स बराबर है हमारा ए की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने इसके अंदर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली। समझ गए होगा 2x से क्यों करी? क्योंकि मैं जो gx बनाऊंगा ना उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से फिर। ठीक, अब मैं कहूंगा यहाँ पे 1/2x हमारा 1 से छोटा होगा, उसे हटा दूंगा। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू मोड ले लेता हूँ लो, यहाँ केवल बचेगा तुम्हारा 2x और e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको ही मैं gx लेके चलूंगा। यह एक लाइन और बढ़ा देता हूँ अपॉन में 2x, अरे कहाँ जा रहा, अपॉन में 2x, और फिर मैंने इसे हटा दिया। तो केवल एफ एक्स बराबर आया हमारा ये लेस देन इक्वल टू 2x और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ली है 1 to इंफिनिटी, इसलिए इंफिनिटी। तो x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का मोड तुम लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, मोड लगाने की तो कोई खास नहीं है। बताइए अब gx को तुमने जो gx तुमने दिखाई है, क्या ये वास्तव में कन्वर्जेंट है? चेक करते हैं। अब gx को हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरे टेस्ट से कर देता मैंने, लेकिन वो सिखाया नहीं है, मुझे इतना लेंथ ही नहीं करना पड़ता है, उससे कर देता मैं, लेकिन वो सिखाया नहीं था अभी, इसलिए मैं इसलिए रिपीट रहा हूँ उसे। तो gx की वैल्यू कितनी थी बताइए ना, ये रही। इंटीग्रेट करके दिखाओ, आराम से इंटीग्रेट कर दोगे ऐसे, तो t मान के करो। एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। 2x ये रहा, dx ये रहा, पीछे बन गया dt, e के पास क्या बच गया माइनस t, और लिमिट चेंज हो जाएंगी। ये लिमिट x की थी, अब t की लिमिट क्या आएंगी चेक करो। 1 रखोगे तो t की लिमिट तो 1 ही आएगी, ये तो आएगी t की वैल्यू 1, और जब तुम इन्फिनिटी भरोगे तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी माइनस, और लिमिट रखोगे 1 to इंफिनिटी। रखो, पहले तुमने भरा इन्फिनिटी तो 0 जाएगा, और सेकंड लिमिट में -1, कुल मिला के आ जाएगा 1/e। ये आ गया फाइनाइट। इसका मतलब जो तुमने gx चुना है वो कन्वर्जेंट है। हम्म, हाँ e की पावर से बच जाएगा, उससे हो जाएगा। हाँ ये भी बात देखो बिल्कुल सही बताई इन्होंने टेक्निक। देखो बच्चों इन्होंने क्या बताया, e की पावर, हाँ e की पावर कितना था, ये बार बार क्या हो रहा है इसमें, e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर है। इसको ये कह रहे हैं एक तो लिख लो e की पावर माइनस एक्स, अरे एक लिख लो e की पावर माइनस एक्स, नहीं गलत हो जाएगा गुड़िया, ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ये, हाँ 2x नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यहां तक हमारा क्या आ गया फाइनाइट। इसका मतलब ये होगा 1 to इंफिनिटी gx वाला इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट 1 to इंफिनिटी एफ एक्स dx कह दीजिए, या कह दीजिए I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। I1 भी कन्वर्जेंट, I2 भी कन्वर्जेंट, तो दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। Hence given integral is convergent। अब मैं तुम्हें एक टेस्ट को बताता हूँ, ये पर तुम्हारा टाइम भी हो जा रहा है, बातों बातों में निकल जाए हमारे सारी बातें ऐसे ही। नमस्ते बच्चों।